हे गाइज, वेलकम टू स्टडी 18 यूट्यूब चैनल। दोस्तों, स्टडी 18 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में सम्राट अशोक के विषय में पढ़ेंगे। मैंने इसके पिछले वीडियो में आपको प्राचीन भारत के इतिहास में बिंदुसार के विषय में पढ़ाया था। तो आज के इस वीडियो में हम सम्राट अशोक के विषय में पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, मैं आपको जो अशोक का वीडियो है उसको मैं आपको 3 पार्ट में पढ़ाऊँगा, क्योंकि सम्राट अशोक का जो चैप्टर है वो प्राचीन भारत के इतिहास में बहुत बड़ा है और उसको एक वीडियो में कवर करना बहुत मुश्किल है और उसको एक वीडियो में कवर करना मुश्किल है। मैं आपको सम्राट जो अशोक का पूरा चैप्टर है उसको 3 पार्ट में आपको पढ़ाऊँगा, क्योंकि अगर मैं इसको एक पार्ट में करता हूँ तो इसका वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आप उसको नहीं देख पाएँगे। तो दोस्तों, हम आज सम्राट अशोक के विषय में पढ़ने वाले हैं। आज दोस्तों हम जानेंगे कि सम्राट अशोक किस प्रकार से राजा बने और उनका इतिहास क्या रहा है और उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किस प्रकार से किया है। तो आज हम दोस्तों सम्राट अशोक के विषय में पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, ये मौर्य वंश के सबसे शक्तिशाली राजा होते हैं और बिंदुसार के बाद, है ना, बिंदुसार के बाद और चंद्रगुप्त मौर्य के बाद ये अपने साम्राज्य का विस्तार बहुत ही अधिक मात्रा में करते हैं। तो आज हम इन्हीं के विषय में पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें अशोक की तो अशोक का मतलब होता है जिसको कोई दुख ना हो, है ना, जिसको कोई शोक ना हो उसको बोलते हैं अशोक। मतलब जिसको कोई दुख ना हो उसको बोलते हैं अशोक। तो मौर्य शासकों में सबसे महान शासक थे कौन? सम्राट अशोक। इसमें से अगर दोस्तों हम मौर्य शासकों की बात करें तो इसमें से अगर हम दोस्तों मौर्य शासकों की बात करें तो मौर्य शासकों में सबसे महान थे कौन? अशोक। अशोक का दोस्तों अर्थ होता है जिसे कोई दुख ना हो उसको बोलते हैं अशोक। अशोक तो दोस्तों हम आज अशोक के विषय में कंप्लीट पढ़ेंगे। इसमें से अगर हम दोस्तों बात करें कि बिंदुसार की मृत्यु के पश्चात जो उनके लड़के होते हैं, जो उनके बेटे होते हैं अशोक, वो दोस्तों राजगद्दी पर बैठते हैं और बिंदुसार की मृत्यु होती 272 ईस्वी में। और अगर हम दोस्तों अशोक की बात करें तो अशोक के पिता का नाम बिंदुसार था और इनकी माता का नाम दोस्तों शुभद्रांगणी था। कौन था? तो अशोक के पिता का नाम बिंदुसार था और इनकी माता का नाम दोस्तों शुभद्रांगणी था। अगर हम इनकी दोस्तों माता की बात करें तो इनकी माता कौन थी? तो इनकी माता दोस्तों एक धाय माँ थी। मतलब कि अशोक का जो पालन पोषण किया था वह एक धाय माँ ने किया था। दोस्तों, धाय माँ का मतलब होता है कि वह पुत्र को जन्म नहीं देती है, लेकिन उसका जो पालन पोषण करती है वह एक प्रकार से माँ के रूप में करती है। तो इनकी जो माता थी तो इनकी माता को शुभद्रांगणी देवी जो जो है इनकी माता थी। इसके दोस्तों बात करते हैं अशोक की। तो अब हम इसके बाद बात करते हैं अशोक की कि आखिर कि अशोक के कितने विवाह हुई थी। तो दोस्तों जो पहले के राजा होते थे उनको के दोस्तों बहुत प्रकार के विवाह होते थे और बहुत ही संख्या में उनके विवाह हुआ करते थे। इसमें से अगर हम बात करें अशोक के विवाह की तो अशोक की दोस्तों एक पत्नी का नाम था देवी और दूसरी पत्नी का नाम था कारूबाकी और पद्मावती, क्या है दोस्तों, तिस्र और अक्षता। अशोक की केवल 4 पत्नियाँ थी। कौन? देवी थी, कारूबाकी थी, पद्मावती थी और तिस्सरक्षता थी। तो ये 4 पत्नियाँ अशोक की मानी जाती हैं। जो भी दोस्तों बौद्ध ग्रंथ हैं और जैन ग्रंथ हैं, उनके हिसाब से अशोक के 4 विवाह हुए थे। उसमें से ये अशोक की चारों पत्नियाँ हैं। इसमें से अगर हम दोस्तों बात करें देवी की तो देवी इनकी अप्रिय पत्नी थी, देवी और कारूबाकी। तो देवी और कारूबाकी का इतिहास में दोस्तों ज़िक्र मिलता है। तो अगर हम इसमें से देवी की बात करें तो दोस्तों देवी से महेंद्र और एक पुत्र संघमित्रा। तो अशोक संतानें उत्पन्न होती किससे? देवी से। तो इनकी देवी नाम की पत्नी से अशोक की 2 संतानें उत्पन्न होती हैं। एक का नाम होता है महेंद्र और दूसरे का नाम होता है संघमित्रा। तो इतिहास में अशोक के जब हम वंशज की बात करते हैं तो वहाँ पर केवल अशोक के 2 ही वंशज मिलते हैं, एक महेंद्र और संघमित्रा। और इन्हीं को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने इन्हीं दोनों को श्रीलंका में भेजा था। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं कि अशोक की कुछ अन्य संतानें थी। मतलब अशोक ने जब बहुत प्रकार के 3-4 पत्नियों से इसने विवाह किया था, तो मतलब इसके महेंद्र और संघमित्रा के अलावा इसके और भी संतानें रही होंगी। उसमें से दोस्तों तीवल थी, कुणाल थी और चारुमती थी। तो ये 3-4 प्रकार की क्या थी? अशोक की संतानें थी, तीवल, कुणाल और चारुमती। तो यहाँ पर हमने बात किया कि अशोक की फैमिली कौन-कौन सी थी, आखिर अशोक का वैवाहिक जीवन कैसा था, है ना, अशोक की कितनी पत्नियाँ थीं, तो हमने यहाँ पर बेसिक जाना है। इसके बाद हम दोस्तों बात करते हैं अशोक के शासन की कि अशोक ने 269 बीसी से 232 ईसा पूर्व तक अशोक ने शासन किया था और इसका जो राज्याभिषेक हुआ था वो 272 ईसा पूर्व में इसका राज्याभिषेक होता है और अशोक ने लगभग
लगभग 37 वर्षों तक शासन किया था। तो यह दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछता है कि अशोक ने कितने वर्षों तक शासन किया था। यह एक मौर्य वंश के हिसाब से एक कॉमन क्वेश्चन बन जाता है कि आखिर सम्राट अशोक ने कितने वर्षों तक शासन किया था। तो सम्राट अशोक ने कुल 37 वर्षों तक शासन किया था। कितने वर्षों तक, तो 37 वर्षों तक शासन किया था। तो अशोक जब राजा नहीं बनते हैं, उसके राजा बनने के पहले अपने पिता बिंदुसार के टाइम पर अशोक अवंती और मालवा के राज्यपाल रहे थे। हमने दोस्तों इसके पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जब अशोक राजा नहीं बनते हैं तो वो एक राज्यपाल रहते हैं। और जब बिंदुसार के टाइम पे औतक शिला में विद्रोह होता है, जहाँ पर उनके बड़े बेटे सुसीम थे, तो उसको दबाने के लिए बिंदुसार ने अशोक को ही भेजा था। इसके बाद हम दोस्तों आगे बात करते हैं। हाँ, तो इसके बाद दोस्तों बात करते हैं अशोक की उपाधि के बारे में कि आखिर अशोक के पास में कौन-कौन सी उपाधि थी और किस-किस नाम से सम्राट अशोक को जाना जाता था, इसके विषय में दोस्तों बात करते हैं। तो यहाँ पर अगर सम्राट अशोक की उपाधियों की बात करें, तो इसकी दोस्तों उपाधियों की चर्चा इसके अभिलेखों में की गई है। जो भी अशोक ने देश-विदेश में अभिलेख बनवाए थे, स्तंभ लेख बनवाए थे, गुहा लेख बनवाए थे, तो वहाँ पर अशोक के नामों का ज़िक्र किया गया है। तो जो भी इतिहासकार थे उन्होंने अशोक के अभिलेखों से अशोक के नामों के बारे में बात किया है। इसमें से अगर दोस्तों बात करें अशोक के अभिलेख की, अशोक के अभिलेख में अशोक को देवान प्रिय कहा गया है और यह दोस्तों देवान प्रिय अशोक का फेमस नाम है। ये ज़्यादातर अभिलेखों में अशोक को देवान प्रिय कहा गया है। उसके बाद दोस्तों एक भाब्रू अभिलेख है और यह भाब्रू अभिलेख कहाँ पड़ता है? यह भाब्रू अभिलेख राजस्थान में पड़ता है। इसमें दोस्तों अशोक को प्रियदर्शी कहा गया है। मतलब प्रियदर्शी का मतलब दोस्तों होता है, इसमें से अशोक को प्रियदर्शी कहा गया है और यहाँ पर दोस्तों स्वयं को अशोक ने मगधकरा का राजा बताया है। एकमात्र भाब्रू अभिलेख है जो राजस्थान में पड़ता है। वहाँ पर अशोक ने अपने आप को प्रियदर्शी कहा है और स्वयं को मगध का राजा बताया है। इसके बाद दोस्तों आता है मास्की और गुर्जरा के अभिलेख। तो मास्की और गुर्जरा के अभिलेख दोस्तों आपको एमपी में मिल जाएँगे, मध्य प्रदेश में मिल जाएँगे और यहाँ पर दोस्तों अशोक को अशोक कहा गया है। एकमात्र केवल यहाँ पर एक अभिलेख है, जहाँ पर अशोक को अशोक कहा गया है और वह है दोस्तों मास्की और गुर्जरा का अभिलेख। यहाँ पर अशोक ने अपने आप को अशोक कहा है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आता है और रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। तो रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में जो दोस्तों नाम मिलता है वो अशोक मिलता है। मतलब कि जो रुद्रदामन था और जिसने दोस्तों मतलब कि इसमें अशोक को अशोक बताया है, उसका जो अभिलेख था उसमें अशोक का नाम अशोक मिलता है। इसके बाद दोस्तों इसके जो नेतुत्तर है ना, नेतुत्तर अभिलेख है उसमें अशोक को अशोक कहा गया है और दोस्तों उड़ेगोलम में अशोक को अशोक कहा गया है। तो यहाँ पर दोस्तों हमने अशोक की उपाधियों की बात की कि आखिर किस ग्रंथ में, कि आखिर दोस्तों किस अभिलेख में अशोक को अशोक कहा गया है। अशोक के दोस्तों बहुत सारे नाम थे, कहीं पर उसको देवानप्रिय कहा गया है और कहीं पर उसको प्रियदर्शी कहा गया है, कहीं पर अशोक कहा गया है, कहीं पर दोस्तों शाक्यगढ़ कहा गया है। तो अशोक के बहुत सारे नाम थे और दोस्तों ज़्यादातर उसका नाम देवानप्रिय जो है उसके अभिलेखों में मिला है। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं बौद्ध ग्रंथ। अब यहाँ पर दोस्तों अशोक का राज्य अभिषेक वाला जीवन शुरू होता है। यहाँ पर हमने अशोक की उपाधियों के बारे में देख लिया, अशोक के बारे में देख लिया, अशोक की फैमिली के बारे में देख लिया। अब हम दोस्तों बात करते हैं कि अशोक जो है राजा किस प्रकार से बनते हैं, उनका राजा बनने में किस प्रकार से योगदान होता है, उसके विषय में हम बात करते हैं। तो दोस्तों अगर बात करें बौद्ध ग्रंथ दोस्तों दिव्यावदान, महावंश, दीपवंश और महाबोधि वंश, तो इसके हिसाब से इसमें कहा गया है कि बिंदुसार की मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकार का युद्ध हुआ था। मतलब कि अशोक जब राजा बनते हैं तो अशोक दोस्तों डायरेक्ट गद्दी पर नहीं बैठ जाते हैं। अशोक को सिंहासन प्राप्त करने के लिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर बिंदुसार ने अनेक प्रकार की शादियाँ लेकर रखी थी, है ना? जैसे अशोक की 4 शादियाँ हुई थी, उसी प्रकार से बिंदुसार की भी शादियाँ हुई थी। तो ज़ाहिर है कि बिंदुसार के अनेक पुत्र रहे होंगे, है ना? उसमें से हमने दोस्तों और बिंदुसार का जो बड़ा पुत्र था उसका नाम था सुसीम, उसके बाद अशोक, तो ऐसे बहुत सारे पुत्र थे। तो उनके बीच में क्या होता है कि सिंहासन के लिए जाता है। जैसे बिंदुसार की मृत्यु हो जाती है, तो उसी समय राजगद्दी को प्राप्त करने के लिए उन सब के बीच में और सिंहासन के लिए शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर जो दोस्तों बौद्ध ग्रंथ हैं दिव्यावदान, महावंश,
दीपवंश और महाबोधि वंश। तो इन्होंने कहा है कि अशोक के 99 भाई थे, मतलब कि अशोक जब राजगद्दी पर बैठते हैं तो वो 99 भाई बहनों की हत्या करके बैठते हैं। तो अगर ये दोस्तों अगर यहाँ पर 99 भाइयों को मारा है तो कहाँ तक दोस्तों प्रमाणित है, इसके विषय में बात करते हैं। तो अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करके और गद्दी पर बैठती हैं। यहाँ पर दोस्तों अगर बात करें तो यहाँ पर जो ये युद्ध चलता है इनके बीच में 4 साल तक चलता है, क्योंकि दोस्तों बिंदुसार 273 बीसी में और दोस्तों खत्म हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, मतलब बिंदुसार की 273 बीसी में मृत्यु हो जाती है और अशोक दोस्तों बनते 269 बीसी, मतलब कि जो 4 साल का गैप है। तो यहाँ पर दोस्तों 4 साल क्या किया, मतलब कि 4 साल सिंहासन तो खाली रहा ना होगा, है ना? 4 साल मतलब कि यहाँ पर जो 4 साल का गैप आपको दिख रहा है बिंदुसार और अशोक के बीच में जो दोस्तों यहाँ पर 4 साल का गैप जो ये दिख रहा है, मतलब यहाँ पर कुछ ना कुछ हुआ है। यहाँ पर कुछ ना कुछ उत्तराधिकारी के लिए यहाँ पर युद्ध हुए होंगे, यहाँ पर दोस्तों संघर्ष हुआ होगा, तभी अशोक को गद्दी प्राप्त हुई है। तो अब हम दोस्तों यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं कि जो जो ये 273 बीसी में बिंदुसार की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद जब 269 बीसी में अशोक बनते हैं किंग, तो वहाँ पर 4 साल के लिए क्या होता है, तो दोस्तों 4 साल वहाँ पर संघर्ष होता है और वह संघर्ष होता है किसके लिए? तो जो संघर्ष होता है वो उत्तराधिकार और राजगद्दी को पाने के लिए संघर्ष होता है। इसके बाद दोस्तों हम आगे बात करते हैं। हाँ दोस्तों, जब यहाँ पर अशोक के लिए गद्दी को प्राप्त करने के लिए 4 साल का संघर्ष होता है, तो वहाँ पर जो अशोक होते हैं वो अंततः विजयी होते हैं और वे एक मंत्री थे दोस्तों, राधा गुप्त। हमने आपको बिंदुसार जब पढ़ाया है तो वहाँ पर बताया था कि राधा गुप्त कौन थी। तो जब दोस्तों बिंदुसार के मंत्री चाणक्य होते हैं और जैसे ही चाणक्य की मृत्यु हो जाती है तो दोस्तों राधा गुप्त और खल्लाटक, 2 जो दोस्तों व्यक्ति होते हैं ये बिंदुसार के मंत्री बनाए जाते हैं। तो यही मंत्री होते अशोक के टाइम पर राधा गुप्त, और ये मंत्री राधा गुप्त की सहायता से 269 बीसी में अशोक दोस्तों गद्दी पर बैठते हैं। कहाँ, मतलब कि अशोक जो है वो मंत्री राधा गुप्त की सहायता से 269 बीसी में गद्दी पर बैठ जाते हैं और अशोक अपने पिता बिंदुसार की मृत्यु के 4 वर्ष बाद राजा बनते हैं, क्योंकि उत्तराधिकार का यहाँ पर युद्ध चल रहा था। इसके बाद हम दोस्तों बात करते हैं अशोक का 37 वर्ष का कार्यकाल किस प्रकार से था। मतलब कि यहाँ पर अब हम अशोक के 37 वर्ष के कार्यकाल को बांटने की कोशिश करते हैं कि सम्राट अशोक ने जो भी अपने राज्य में दोस्तों 37 वर्षों तक शासन किया था, तो उसको हम 37 वर्ष के शासनकाल को किस प्रकार से बांट सकते हैं, उसके विषय में बात करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं अभिषेक के पश्चात, मतलब कि 1 से 7 वर्ष का कार्यकाल, मतलब कि जब अशोक उत्तराधिकार का युद्ध जीत जाते हैं और जब वे राजा बनते हैं तो उसमें दोस्तों 1 से 7 वर्ष की बात ये, मतलब कि जब वो अपने कार्यकाल के 1 वर्ष से और 7वें वर्ष तक पहुंच जाते हैं तो उस समय अशोक का कार्यकाल कैसा था, इसके विषय में बात करते हैं। तो दोस्तों इस समय जो अशोक होते हैं वो संहारक होते हैं, क्रूर होते हैं और यहाँ पर दोस्तों मार काट और हत्याएं करते हैं। मतलब कि अशोक जो आपको सम्राट और महान अशोक के विषय में जो आप पढ़ रहे हैं वो वास्तव में पहले वैसे अशोक नहीं थे दोस्तों। उन्होंने अपने सिंहासन को प्राप्त करने के लिए हत्याएं और मारकाट बहुत किया है। उसके बाद जब वे राजा बनते हैं तो एक क्रूर और निर्दयी शासक थे, मतलब कि उनके अंदर एक प्रकार से मारकाट और हत्याएं करते रहते थे। तो जो एक एक दो दोस्तों 1 वर्ष से और 7 वर्ष का जो शासन होता है वो एक प्रकार से अशोक के लिए क्रूर और हत्या करने वाला शासन होता है। उसके बाद दोस्तों इनके लिए गोल्डन एरा आता है 8 वर्ष से और 27 वर्ष का शासनकाल। तो जब अशोक 8 वर्ष से अपने 27 वर्ष तक राज्यकाल या शासन करते हैं तो उस समय दोस्तों अशोक का व्यवहार बिल्कुल बदल जाता है और इस समय जो अशोक होते हैं वो युद्ध को छोड़कर धम्म यात्रा करते हैं, शांति का संदेश देते हैं, बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं, कलिंग का युद्ध करते हैं और कलिंग के दोस्तों युद्ध को देख करके उनका हृदय परिवर्तित हो जाता है और वो शस्त्र न उठाने की कसम खाते हैं। दोस्तों यहाँ पर अशोक ने बहुत सारे दान दक्षिणाएं दी, बहुत सारे और जन कल्याणकारी कार्य किए, लोगों को दोस्तों दान दिया, धर्म की यात्राएं की शांति का पाठ पढ़ाया, शांति का संदेश दिया। तो जो दोस्तों अशोक का 8 वर्ष से और 27 वर्ष का जो शासनकाल होता है ये अशोक के लिए दोस्तों एक प्रकार से शांति व्यवस्था, शांति को स्थापित करने वाला शासन होता है, क्योंकि इस समय दोस्तों अशोक मारकाट को त्याग करके एक प्रकार से शांति को स्थापित करते हैं।
इसके बाद दोस्तों 28 वर्ष से और जो 37 वर्ष तक का अशोक का शासनकाल होता है, 28 वर्ष से और 37 वर्ष तक जो भी अशोक का शासनकाल होता है, तो इस समय दोस्तों अशोक जो है अपना अंतिम जीवन व्यतीत करते हैं और दोस्तों बौद्ध धर्म के लिए बौद्ध धर्म का प्रचार करते हैं, बौद्ध धर्म की यात्राएँ करते हैं, बोध गया जाते हैं, वहाँ पर दोस्तों एक प्रकार से धार्मिक कार्यों में लग जाते हैं। तो यहाँ पर हमने दोस्तों अशोक के 37 वर्ष के कार्यकाल को बाँटने की कोशिश किया है कि हम अशोक के 37 वर्ष के कार्यकाल को किस प्रकार से बाँट सकते हैं, इसके विषय में हमने आपको बताया है। इसके बाद हम दोस्तों बात करते हैं कलिंग युद्ध की। आपको दोस्तों पता है कि आपने इतिहास पढ़ा होगा, जैसे ही अशोक आपने दोस्तों यह बात इतिहास में पढ़ी होगी कि जैसे ही अशोक राजगद्दी पर बैठते हैं, तो दोस्तों राजगद्दी पर बैठने के 8 वर्ष बाद मतलब कि 9वें वर्ष, मतलब कि जब वे अपना कार्यकाल 8 वर्ष खत्म कर लेते हैं, 9वें वर्ष मतलब कि 261 बीसी में वे कलिंग पर युद्ध कर देते हैं, वो कलिंग पर आक्रमण कर देते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कलिंग युद्ध की। जैसे ही अशोक राजा बनते हैं और राजा बनने के 8 वर्ष बाद मतलब 9वें वर्ष वे कलिंग पर धावा बोल देते हैं। दोस्तों बात करते हैं कलिंग युद्ध की, तो कलिंग युद्ध का वर्णन 13वें शिलालेख में है। यहाँ पर दोस्तों अशोक ने राज्य अभिषेक के 8 वर्ष बाद मतलब 9वें वर्ष में 261 बीसी में कलिंग पर धावा बोल देते हैं। तो जब दोस्तों अशोक कलिंग पर आक्रमण करते हैं तो वे 8 वर्ष का कार्यकाल व्यतीत कर चुके होते हैं। जब उनका कार्यकाल 9वें वर्ष में लग जाता है, तो वह लगभग 261 बीसी में कलिंग पर आक्रमण कर देते हैं। अब हम दोस्तों यह बात जानते हैं कि अशोक ने आखिर कलिंग युद्ध क्यों किया, है ना? अशोक ने आखिर कलिंग पर आक्रमण क्यों किया, इसके विषय में दोस्तों बोलते हैं कि आखिर दोस्तों देखो कलिंग मतलब उड़ीसा, आज का जो उड़ीसा क्षेत्र उसी कलिंग बोलती हैं। तो ऐसी क्या मतलब दोस्तों आवश्यकता थी कि अशोक को मतलब अशोक के पास बहुत सारा साम्राज्य था। उसका साम्राज्य दोस्तों अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान, अपना दोस्तों नेपाल और म्यांमार मतलब कि पूरे क्षेत्र में एक प्रकार से ऐसे दोस्तों अखंड भारत में अशोक का साम्राज्य फैला हुआ था। तो आखिर अशोक को ऐसी क्या दोस्तों आवश्यकता जान पड़ी कि उन्होंने कलिंग पर आक्रमण कर दिया? इसके विषय में हम दोस्तों जानने की कोशिश करते हैं। हम दोस्तों बात करते हैं अशोक ने आखिर कलिंग पर आक्रमण क्यों किया? मतलब अशोक के पास इतना सारा साम्राज्य होते हुए भी और कलिंग पर आक्रमण करना अशोक के लिए क्या मजबूरी थी, क्या कारण थे, इसके विषय में दोस्तों बात करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप मैप में देख सकते हैं, यह है दोस्तों भारत का मैप, है ना? उस समय का दोस्तों भारत दोस्तों बहुत विशाल भारत था। उस समय का जो भारत था वह एक प्रकार से अखंड भारत था। उसमें दोस्तों पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका सब ये कुछ आता था। तो यहाँ पर दोस्तों पूरे में यहाँ पर मगध का साम्राज्य फैला हुआ था। मतलब कि जो मगध था ना थोड़ा साउथ पर छूटा था। मतलब कि साउथ में दोस्तों चोल, चेर, पांड्य ये जो 3 राज्य थे ये मगध के क्षेत्र के बाहर थे। बाकी पूरा जो भारत था वो मगध के क्षेत्र के अंदर था। यहाँ पर दोस्तों कलिंग, अब ये कलिंग है दोस्तों जो वर्तमान में उड़ीसा राज्य में पड़ता है कलिंग। तो यहाँ पर कलिंग छूटा हुआ था। तो यहाँ पर कलिंग था और यहाँ पर मगध था। मतलब कि कलिंग और मगध बिल्कुल आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मगध और यहाँ पर कलिंग बिल्कुल दोनों आस-पास थे, मतलब कि ये, है ना? एक प्रकार से दोनों पड़ोसी राज्य थे मतलब ये। तो आखिर अशोक ने कलिंग पर आक्रमण क्यों किया, इसके विषय में जानने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों पहला कारण था साम्राज्य विस्तार। मतलब कि अशोक साम्राज्य विस्तार भी करना चाहते थे अपना, है ना? दूसरा दोस्तों कारण था विदेशी व्यापार। तो दोस्तों विदेशी व्यापार का मतलब ये है कि अगर यहाँ पर दोस्तों मगध है और मगध को अगर दोस्तों समुद्र के सहारे और विदेशों से व्यापार करना है, तो यहाँ पर दोस्तों पड़ता था कलिंग, है ना? तो कलिंग को जीते बिना किसी प्रकार से अपने संबंधों को विदेशों के साथ स्थापित नहीं कर सकती हैं। इसीलिए दोस्तों अशोक ने आर्थिक दृष्टिकोण को अपनाते हुए कलिंग पर आक्रमण किया था। उनके हिसाब से दोस्तों ये था कि अगर हम कलिंग को जीत जाते हैं, तो हम जो अपना व्यापार है, वो एकदम दोस्तों कलिंग से होते हुए, उड़ीसा से होते हुए सीधे यहाँ के जो देश हैं, समुद्री देश हैं, उनके साथ व्यापार करेंगे। इससे जो मगध है, वो आर्थिक रूप से शक्तिशाली होगा, आर्थिक रूप से मजबूत होगा। तो दोस्तों यही कारण था कि अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था। इसके बाद दोस्तों तो अशोक अपने आप को शक्तिशाली समझते थे। मतलब कि दोस्तों इसका मतलब ये है कि उस समय मगध बहुत शक्तिशाली राज्य था। जो मगध के बगल में कलिंग राज्य था, तो वह भी बहुत शक्तिशाली राज्य था। उसके पास भी कम सेना नहीं थी, बहुत अधिक सेना थी उसके पास में। तो एक प्रकार से दोस्तों अशोक को यह नागवार गुजरता है कि
पड़ोस में एक शक्तिशाली राजा बैठा हुआ है और मैं उससे भी अधिक शक्तिशाली हूँ, तो क्यों ना मैं इसको जीत करके अपने आप को महाशक्तिशाली घोषित कर दूँ। तो एक प्रकार से अशोक की मंशा यह भी थी। दोस्तों, जो चौथा कारण था वह था दोस्तों हाथियों के लिए, मतलब कि हाथियों के लिए मतलब यह है कि उस समय कलिंग के हाथी बहुत फ़ेमस थी। मतलब कि कलिंग में दोस्तों बहुत हाथी थे, तो हो सकता है अशोक ने हाथियों को प्राप्त करने के लिए कलिंग पर आक्रमण किया हो, क्योंकि उस समय के कलिंग के हाथी पूरे देश-विदेश में मतलब फ़ेमस थी। तो अशोक उन हाथियों को प्राप्त करना चाहते थे, तो हो सकता है कि अशोक ने उन हाथियों को प्राप्त करने के लिए कलिंग पर आक्रमण किया हो। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं कलिंग की, कि जो कलिंग राज्य था, तो उस समय कलिंग बहुत शक्तिशाली राज्य था। और अगर हम दोस्तों कलिंग की सेना की बात करें, आप यहाँ पर दोस्तों सेना के आंकड़ों को देखकर बता सकते हैं कि उस समय का कलिंग कैसा रहा होगा। मतलब कि उस समय दोस्तों कलिंग के पास में 60,000 पैदल सैनिक थे, 1,000 घुड़सवार थे और 7,000 हाथी थे। मतलब कि जो कलिंग की सेना थी बहुत विशाल मतलब सेना थी वो। उसके पास केवल 60,000 पैदल सैनिक थे, 1,000 घुड़सवार थे और 7,000 हाथी थे। मतलब हमें कह सकते हैं कि जो जो कलिंग की सेना थी, वो कोई कमज़ोर सेना मतलब नहीं थी। इसीलिए अशोक और कलिंग के बीच बनती नहीं थी। इसीलिए अशोक ने अपने आप को शक्तिशाली घोषित करने के लिए कलिंग पर आक्रमण कर दिया था कि अगर हम कलिंग को जीत जाते हैं, तो हमारा भारत में एक छत्र राज होगा, हम भारत के सम्राट कहलाएँगे। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं कि अशोक एक महान सम्राट थे और वे अपने पड़ोसी राज्य को शक्तिशाली राज्य नहीं देखना चाहते थे। तो दोस्तों यही कारण था, है ना? एक कारण यह भी हो सकता है कि अशोक शायद अपने बगल में एक शक्तिशाली सम्राट को उभरता हुआ नहीं देखना चाहते थे, इसीलिए अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था। तो इसके बाद दोस्तों बात करते हैं, जब कलिंग युद्ध होता है तो उसमें भीषण नरसंहार होता है और भीषण नरसंहार को देख कर के वहीं पर अशोक का हृदय परिवर्तन हो जाता है। तो दोस्तों कलिंग युद्ध में मासूम बच्चे, मासूम लोग मारे जाते हैं। यहाँ पर दोस्तों खून की नदियाँ बह जाती हैं। अशोक यह भीषण रक्तपात देख कर के अशोक का हृदय परिवर्तन हो जाता है और दोस्तों यहीं पर उसको एक बौद्ध भिक्षु मिलता है जिसका नाम 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 उपगुप्त होता है। उसको यहीं पर बौद्ध भिक्षु मिलता है जिसका नाम उपगुप्त होता है। तो उपगुप्त अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा देता है कि अशोक तुमने ये क्या किया? आपने एक छोटे से क्षेत्र को प्राप्त करने के लिए खून की नदियाँ बहा दिया। आपने कितने मासूमों की हत्या कर दिया, यह आपको एक सम्राट के लिए शोभा नहीं देता है। तो अशोक का हृदय वहीं से परिवर्तन हो जाता है और वे उपगुप्त के संकेत को समझ जाते हैं और दोस्तों वह युद्ध को छोड़ कर के वहीं पर धर्म का मार्ग अपना लेते हैं और यहीं से जो अशोक होते हैं वो एक प्रकार से महान सम्राट हैं, अपना नाम दर्ज कर लेते हैं। दोस्तों हम अगर अशोक की बात करें तो अशोक सबसे पहले ब्राह्मण धर्म को दोस्तों जो शास्त्रों में और जो ग्रंथ हैं उनमें यह मिलता है कि जो अशोक थे उन्होंने सबसे पहले ब्राह्मण धर्म को अपनाया था। दोस्तों कल्हड़ ने लिखी है कि राष्ट्ररंगिणी, तो दोस्तों कल्हड़ की राष्ट्ररंगिणी के हिसाब से अशोक शैव धर्म के उपासक थे। और यहाँ पर हम दोस्तों बात करें तो एक दोस्तों बौद्ध भिक्षु था निग्रोध, है ना? निग्रोध था। तो दोस्तों यहाँ पर निग्रोध के वचनों से प्रभावित होकर के अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। तो दोस्तों यहाँ पर हमने अशोक के बारे में देखा कि अशोक प्रकार से पहले ब्राह्मण धर्म को अपनाते हैं। फिर दोस्तों कल्हड़ की पुस्तक है राष्ट्ररंगिणी, तो कल्हड़ की पुस्तक राष्ट्ररंगिणी के हिसाब से अशोक ने शैव धर्म को अपनाया था और दोस्तों निग्रोध के वचनों से प्रभावित होकर के अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया। तो दोस्तों हम आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। दोस्तों हम इसके अगले वीडियो में अशोक का साम्राज्य विस्तार, अशोक के अभिलेख, स्तंभ लेख, गुहा लेख आदि के विषय में हम इसके अगले वीडियो में बात करेंगे। 3 वीडियो में दोस्तों हम अशोक को ख़त्म कर देंगे। तो दोस्तों आप हमारे चैनल स्टडी 18 को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।